नमस्कार, मंडी लाइव एडिशन में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कमोडिटी मार्केट पे स्ट्रैटेजीज, यानी कि कौन सी कमोडिटीज हैं जो आज के बाजार पे बस कर सकती हैं, एक्शन में रह सकती हैं और जहां आपको मुनाफा कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन फटाफट से आपको कुछ कॉल्स बता दूं और साथ ही साथ मार्केट्स पे अभी तक की ट्रेडिंग के हिसाब से क्या कुछ पैटर्न डेवलप हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि कमोडिटी मार्केट कॉल्स जहाँ पर आज के सत्र में तेज़ी बनने की संभावना ज़्यादा है, वो आपकी स्क्रीन पे होंगी जहां पर तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की बम्पर कॉल्स के तौर पर इनफैक्ट काफ़ी कमोडिटीज है जहां पर निचले स्तरों से खरीदारी बन सकती है। पहली कॉल है बेचने की MCX गोल्ड, जिसमें बिकवाली करने की सलाह है 28,250 के टारगेट के लिए। 28,755 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। 28,610 के लेवल पे इसको बेचेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। अगस्त वायदा बेचने की सलाह है। साथ साथ नेचुरल गैस जून वायदा बेचने की सलाह है। 181 का टारगेट है। 193 का एक स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे लगाना होगा। 189 के आसपास बेचें, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। मेरे साथ तरुण सत्संगी साहब जुड़े हैं और साथ साथ प्रेरणा देसाई इस समय मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप अप्रोच क्या रखनी चाहिए कमोडिटी मार्केट पे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। सबसे पहले तरुण, आपके पास ये प्रेशियस मेटल्स पे जिस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है, बहुत ही रेंज बाउंड सेशन है और पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट देखी इस कमोडिटी पे। सबसे पहले गोल्ड पे आउटलुक बताएं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से और आज के दिन की रणनीति। हाय, गुड मॉर्निंग। वेल, शॉर्ट टर्म में हमको लगता है जो वीकनेस है वो फर्दर कंटिन्यू करेगा। फेड की मीटिंग के बाद में हमने देखा कि उनका जो अंडरटोन था काफ़ी हॉकिश था, डिस्पाइट रीसेंट कूलिंग ऑफ एक्टिविटी इन द इन्फ्लेशन एंड जॉब नंबर्स इन द US। दे आर एक्सपेक्टिंग कि अभी इस साल में एक रेट हाइक और होगा, तो जिसके चलते हमने देखा कि एक वीकनेस आया। राइट, लेकिन अगर रणनीति रखनी हो आज के लिए तो क्या मानते हैं, ये जो बिकवाली हल्की एक बिल्कुल रेंज में बने हुए हैं, क्या ये बिकवाली एक्सटेंड होगी? क्योंकि हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट पे एक बाउंस बैक देखने को मिला था गोल्ड पे। या सर्टेनली शॉर्टर टर्म में हमको लगता है कि जो सेल ऑफ है वो फर्दर कंटिन्यू करेगा एंड प्रॉब्ली $1225-1220 तक प्राइस देखने को मिल सकते हैं इन नियर टर्म। इवन इन द डोमेस्टिक बोर्सेस वी एक्सपेक्ट गोल्ड प्राइजेस जो है 28,250 तक आ सकते हैं। राइट, मेरे साथ प्रेरणा देसाई भी इस समय मौजूद हैं। प्रेरणा, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर गोल्ड पे ट्रेडिंग करनी हो तो आज के दिन के लिए आपने क्या सजेस्ट किया क्लाइंट्स को कि यहाँ से गिरावट और बढ़ेगी? मेरे ख्याल से थोड़ा आपका होमवर्क वीक है। मैं सिर्फ एग्री कमोडिटीज के बारे में बात करती हूँ, वो भी सिर्फ फंडामेंटल। चलिए ठीक है, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा, एग्री कमोडिटीज पर बात करूंगा आपसे। लेकिन जिस तरीके की ट्रेडिंग अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है, चांदी पे क्या आउटलुक है तरुण? यहाँ पर लगता है कि जो पुल बैक है सस्टेनेबल है, 100 पॉइंट्स के आसपास के गेंस मिल चुके हैं, दबाव में कमोडिटी बाउंस बैक के लिए तैयार है क्या? शॉर्टर टर्म में ट्रेंड गोल्ड सिल्वर दोनों का वीक है। हमको ऐसा लगता है कि सिल्वर भी गोल्ड की तरह नेगेटिव रहेगी फॉर शॉर्ट टर्म एंड प्रॉब्ली $16.20 के आसपास प्राइस आ सकते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग सेलिंग इन बोथ द कमोडिटीज एंड डोमेस्टिक बोर्स की बात करें तो 37,750 इज द टारगेट विच वी आर लुकिंग फॉर। लेकिन जिस तरीके की ट्रेडिंग हुई है, 4 हफ्ते के लोग के आसपास से सोना एक उछलता हुआ नजर आया। अब जो ग्लोबल अगर फैक्टर्स देखें तो क्या कुछ फेड की जो अब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जिसमें साफ तौर पे ब्याज दरों के बढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, इस कम्युनिटी पे डोमिनेट कर सकता है और क्या दबाव ही देखने को मिलेगा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से? सी, लेट मी क्लियर वन थिंग, जो गोल्ड में वीकनेस है डेट इज फॉर शॉर्टर टर्म। जो मीडियम टू लॉन्गर टर्म आउटलुक है विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। एंड अगर हम ब्याज दर के बढ़ना और गोल्ड के प्राइस का को रिलेशन लगाते हैं हिस्टोरिकली, तो ये देखा गया है जब ब्याज दर जिस महीने में बढ़ना प्रॉब्ली तय होता है उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद नेगेटिव अंडरटोन रहता है बुलियन का, एंड आफ्टरवर्ड्स जो मार्केट है वो फंडामेंटल की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ब्याज दर बढ़ाने के पीछे रीज़न ही यही है कि इन्फ्लेशनरी कंसर्न टू शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं आए। अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएंगे तो सर्टेनली इट विल रैंप अप द गोल्ड्स डिमांड। तो इस वजह से हमको लगता है कि जो करेक्शन है वो, क्योंकि फेड का स्टेटमेंट आया वो हॉकिश था, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिसेंटली हो रही है उसको तवज्जो ना देकर दे आर स्टिकिंग टू देयर 3 रेट हाइक स्टांस फॉर दिस ईयर। सर्टेनली डाइवर्जेंस की वजह से रिएक्शन देखने को मिला है, बट अपकमिंग US के जो नंबर्स आएंगे डेट विल डिपिक्ट स्टोरी वेदर 3rd रेट
हाइक वुड हैपन। 3 महीने का समय देते हैं यहाँ पर गोल्ड को अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो क्या मानते हैं क्या लेवल्स पे दोबारा खरीदना चाहिए इसे? सी हमारा ऐसा मानना है $1210 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से प्राइजेस वंस अगेन रिकवर करना चाहिए। वेल फॉर शॉर्टर मीडियम टर्म $1200 से $1300 का रेंज बना हुआ है। $1300 जब प्राइस आते हैं वहाँ से हम करेक्शन आते हुए देखते हैं, एंड नीचे $1200 के आसपास हम इसमें जब भी प्राइस आते हैं तो बाइंग आते हुए देखते हैं। बट इन लॉन्ग रन वी एक्सपेक्ट कि इन्फ्लेशन यूएस में भी बढ़ेगा, यूरोप एंड जापान में भी बढ़ेगा। ग्लोबल जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न जो इमर्ज होगा, डेट विल सर्टेनली सपोर्ट गोल्ड प्राइजेस इन लॉन्ग रन। चलिए, अब क्रूड पे, बेस मेटल्स पे हम बाद में बात करेंगे। मेरे साथ इस समय प्रेरणा देसाई भी जुड़ी हुई है और एग्री कमोडिटीज़ को बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं। प्रेरणा, सबसे पहले तो आज सबसे स्ट्रांगली बस कर रही कमोडिटी वो है टर्मरिक। एक तो एग्री कमोडिटीज़ पे अभी आपका व्यू क्या है और स्पेशली टर्मरिक पे क्या किया जाए? जनरली एग्री कमोडिटी में काफ़ी करेक्शन लंबे समय से चल रहा था। हमने देखा कि एक बहुत बड़ा करेक्शन अक्रॉस दी एग्री कमोडिटीज 15-20 दिन पहले आया और उसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी नीचे आए हैं और नीचे में खरीदारी के थोड़े बहुत आसार बन रहे हैं। बट उससे कोई लॉन्ग टर्म व्यू बदला हो या लॉन्ग टर्म ट्रेंड बदला हो ऐसा लगता नहीं है। ये भी है कि मॉनसून की चाल जो है वो 2-3 दिन के लिए थमी हुई है। हम लोग नॉर्मल पैटर्न से 1 वीक डिले चल रहे हैं, बट आईएमडी का जैसा फीडबैक है और बाकी वेदर एजेंसीज का जिस तरह का फीडबैक है कि वेदर जो है वो इम्प्रूव होगा, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, इसीलिए जो अपसाइड है वो बहुत ज्यादा होल्ड करेगी ऐसा लगता नहीं है। और मार्केट जहां बहुत सारा करेक्शन आ गया या तो रेंज में चला जाएगा और जहां पर स्टॉक्स अभी भी काफी हाई हैं वहां पर और करेक्शन आ सकता है। तो उसको देखते हुए टर्मरिक रेंज बाउंड रहने की संभावना ज्यादा बनती है। चलिए, दूसरी कमोडिटी मैम आज के सत्र में एक तो जीरा पे आप राय देते हैं और साथ ही साथ सोयाबीन, ये दोनों ही कमोडिटीज कैसी लग रही हैं आपको? जीरा में देखिए प्रोडक्शन काफी बम्पर रहा है और प्राइस करेक्शन उतना हुआ नहीं है क्योंकि सीरिया में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, सीरिया जो एक बहुत बड़ा जीरा सप्लाइंग मार्केट है दुनिया में, उसके चलते भारतीय भावों को जो है वो सपोर्ट मिला हुआ है। हालांकि प्रोडक्शन यहाँ काफी है और उसके चलते अपसाइड की संभावना नहीं लगती है। डाउन साइड भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखकर समझ में आएगा, बट जनरली जीरा वीक ही है। सोयाबीन का जहां तक देखते हैं प्राइसेस काफी करेक्ट किए हैं और रिकॉर्ड कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हम लेकर चल रहे हैं। अगले सीजन का ये लगता है कि फार्मर जो है वो सोयाबीन नहीं सो करेंगे और किसी और क्रॉप की तरफ ज्यादा जाएंगे, तो उसको चलते मार्केट रेंज बाउंड बनता है। बहुत ज्यादा यहाँ से मंदी एक तरह से दिखती नहीं है, पर यहाँ अपसाइड तब तक नहीं होगी जब तक जितना रिकॉर्ड कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो या तो डोमेस्टिकली नहीं इस्तेमाल हो जाए या फिर उसका मील एक्सपोर्ट नहीं हो जाए। तो जनरली सोयाबीन रेंज बाउंड ही रहेगा। इनफैक्ट तरुण, आप क्या राय रखते हैं सोयाबीन पे? और हल्की तेजी आज के सत्र में सस्टेन करती दिखती है क्या? वेल वी विल हैव डिटो व्यू। आई थिंक कैरी बहुत ज़्यादा है जब तक कि मॉनसून के साइड से नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, फेलियर का न्यूज़ नहीं आता, आई थिंक सपोर्ट नहीं मिलेगा। कैरी स्टॉक हाई है और अगर मॉनसून फेवरेबल होता है इन द प्रोड्यूसिंग बेल्ट तो सर्टेनली वो फर्दर रिकॉर्ड क्रॉप की तरफ इंडिकेशन देगा। हमको लगता है नियर टर्म में आई थिंक 2880 के ऊपर प्राइजेस नहीं जाने चाहिए जुलाई फ्यूचर के अंदर, एंड क्लोज टू करंट मार्केट प्राइस पर शॉर्ट किया जा सकता है फॉर अ शॉर्टर टर्म टारगेट ऑफ 2810 2790। प्रेरणा, मेंथा पे क्या व्यू रखती हैं आप? अनफॉर्चुनेटली मेंथा का मेरे पास फीडबैक नहीं है। चलिए ठीक है। साथ ही साथ अगर मस्टर्ड पे राय देना चाहें मैम, आपको लगता है कि यहाँ से इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे यहाँ पर मस्टर्ड पे तेजी बन सकती है? मस्टर्ड में भी जो एक फंडामेंटली ट्रिगर करेक्शन आना चाहिए था वो उस तरह से आया नहीं है क्योंकि मस्टर्ड का रिकॉर्ड क्रॉप इस साल अपने पास है और जनरली ऑयल सीड का अगर डोमेस्टिक सिनेरियो देखे तो काफी बेरिश ही रहा है क्योंकि सोयाबीन में जिस तरह का प्राइस करेक्शन आया है, तो इसको चलते मस्टर्ड में अभी आगे आने वाले दिनों में थोड़ा प्राइस करेक्शन और आने की संभावना है। चलिए, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनफैक्ट ई वे बिल जिसके बारे में बहुत यहाँ पर बातें हो रही थी, उसकी जगह जीएसटी सर्विस टैक्स रूल पास होगा और इसी पे और अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी राजेश सिंह इसमें मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, बताएं यहाँ पर ये खबर क्या है, इसके क्या मायने हैं और ये गुड्स ट्रांजिट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है।
बिल्कुल, देखिए अभी तक जो ई-वे बिल है जीएसटी आने के बाद गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर कोई असर ना हो, जो ऑक्ट्राई डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग सिस्टम से जो टैक्सेस वसूलते हैं उनको ख़त्म करके नया टैक्स सिस्टम कैसे लागू किया जाए इसके लिए बनना था। वो बिल जो है अभी तक जीएसटी काउंसिल से अप्रूव नहीं हुआ, हालांकि रूल्स बन गए हैं, लेकिन 1 जुलाई तक वो पास ना हो सकेंगे ऐसी आशा की जाए। तो ऐसे केसेस में क्या 1 जुलाई से गुड्स और ट्रांजिट पे क्या असर पड़ेगा अगर जीएसटी वहां लागू नहीं हो पाता या ये बिल नहीं बन पाता है, उसके लिए सरकार ने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं और उस रूल्स के तहत ये डिफरेंट कैटेगरी में ये बताया गया है कि अगर कोई सामान अगर एसईजेड से निकल के बाहर जाता है या कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो किस तरह का फॉर्म उनको भरना होगा। वो सारी कंपनियां रजिस्ट्रेशन तो अपना कर चुकी हैं जीएसटी नेटवर्क पर, उस रजिस्ट्रेशन आईडी के चलते जो 50 डिजिट का आईडी है उससे वो फॉर्म भरेंगी और डिफरेंट तरीके की 88 पेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया सरकार। और अभी कुछ देर बाद शायद वित्त मंत्री इसी चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताने वाले हैं सारा डिटेल। लेकिन ट्रांसपोर्टरों के लिए और डिफरेंट कंपनियों के लिए जो अपने गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट या सप्लाई करते हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है कि रूल्स नोटिफाई हो गए हैं, उनकी नोटिफिकेशन आ गई है और वो 22 जून से ऑनवर्ड वो लागू हो जाएंगे। लेकिन राजेश, इसको ऐसे भी समझें कि जीएसटी सर्विस टैक्स रूल पास हुआ है, ये ऑल्टरनेटिव वे है, ई-वे बिल को मंजूरी मिलेगी लेकिन उसमें समय लगेगा। ये कब तक ये पूरा मुद्दा सुलझता हुआ नजर आएगा और ये बिल पास हो जाएगा? ये जो रूल्स है ये तब तक चालू रहेगा जब तक ई-वे बिल फाइनली पास नहीं हो जाए, हर स्टेट उसको अडॉप्ट नहीं कर ले। तो इनिशियल जो 1 जुलाई से लागू होगा, फ्यू मंथ शुरू के कुछ महीनों तक, जब तक ये ई-वे बिल जीएसटी काउंसिल अप्रूव करे और बाकी सारे स्टेट्स उसको अडॉप्ट करें, जब तक वो टाइम लगेगा तब तक एग्जिस्टिंग सिस्टम चलता रहेगा। और उसमें सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कंपनी करा चुकी हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां करा चुकी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर करा चुके हैं, उनको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कोड करके एक फॉर्म भरना होगा। वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म के भरने के बाद वो नंबर को कोड करके वो ट्रांसपोर्टेशन अपना सर्विसेज कर सकते हैं। एक जो आपने बात की थी कि वित्त मंत्री की थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी बिल यही मुख्य एजेंडा है कि इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ऐसी आशा की जा रही है कि शायद इसी पे है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जो अब से कुछ ही देर पहले आया है और हमारे पास नोटिफिकेशन की कॉपी है, 88 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें यही कहा गया है कि ई-वे बिल चूंकि पास नहीं हो सका जीएसटी काउंसिल में, इन द मीन टाइम जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो उसको एज इट इज मूवमेंट होता रहे 1 जुलाई के बाद से, उसके लिए कुछ फॉर्म्स बनाए गए हैं और जो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन की है उनके रजिस्ट्रेशन आईडी के तहत ये फॉर्म भर के अपने गुड्स को सप्लाई को जारी रख सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया ये खबर डिटेल से हमें समझाने के लिए। तो ये इस वक्त का अपडेट है और थोड़ी देर में वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, इस पर और क्लैरिटी उसमें निकल के आएगी। ई-वे बिल की जगह जीएसटी सर्विस रूल पास हुआ है और 1 जुलाई से जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म CMP 01 भरना होगा। सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके ऊपर क्लैरिटी अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी वित्त मंत्री की उसमें मिल जाएगी।